पहले पार्ट वन में आप लोग को बता भी दिए थे, है ना। इस वीडियो में वो पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे पार्ट वन में ज्योग्राफी से रिलेटेड निश्चयवाद की अवधारणाएं, नव निश्चयवाद की अवधारणाएं, ऐसे कई शायद दो तीन अवधारणाएं के बारे में हम बताए थे और उस पर चर्चा भी किए थे, है ना। मानव और भूगोल के बारे में चर्चा किए थे। साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा किए थे कि मानव भूगोल की मुख्य क्षेत्र क्या है और उप क्षेत्र क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। क्लियर है। तो आज हम लोग लास्ट क्लास ज्योग्राफी का लेंगे, लेसन वन का, और इसमें कुछ कुछ जो परिभाषाएं हैं, कुछ कुछ परिभाषाओं को समझना है, उनको देख लेते हैं वो क्या क्या है। ठीक है। ये तो बाबू पिछले क्लास में हम बताए थे कि का जो है मानवीकरण हो जाता है और प्रकृति को हम लोग अपने हिसाब से उपयोग करने लगते हैं। जैसे देख सकते हैं पहाड़ों पर भी हम लोग क्या करके सुंदर सुंदर जो है पत्थरों को काट करके हम लोग घर टाइप का बना देते हैं। जैसे एग्जांपल में तुम कैलाश मंदिर ले लो, कैलाश मंदिर का देख रहे हो, उसको पूरा का पूरा पत्थर से काट करके बनाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आज देख लेते हैं मानवतावादी। ये मानवतावादी क्या होता है, इनको जरा समझिएगा, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। मानवतावादी यानी ये होता क्या है, इसको जरा समझिएगा। देखिए इसमें क्या कहता है कि मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित का अध्ययन को कहते हैं। अब आप ही बताइए मानवतावाद का मतलब क्या। मानवीय घटनाएं या मानवीय चिंतन, इन्हीं सब का तो अध्ययन तो मानवतावादी कहलाएगा। समझ में आ गया। तो मानवतावादी मानव मूल्य और चिंताओं पर जो ध्यान केंद्रित का जो अध्ययन कहलाता है वही कहलाता है मानवतावादी। जैसे देखिए शिक्षा शिक्षा का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। अब कोई मानवतावादी कहाँ से आएगा, अपने अंदर जो मूल्य विचार होते हैं मानवतावादी होता है, वो कहाँ से लाएगा, तो शिक्षा के क्षेत्र से लाएगा। तो कहता है कि शिक्षा का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि जिससे छात्रों का साहित्यिक, साहित्यिक का मतलब होता है जो पुराने संप्रदाय से जुटे हुए हैं, साहित्यिक और सामाजिक साथ साथ जिस हम समाज में रहते हैं उसके अनुसार ही न रहना। अब आपको समाज में रहने का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान कहने का मतलब ये हो गया कि आप समाज जिस हिसाब से चल रहा है आपको भी उसी हिसाब से चलना होगा। ये नहीं कि समाज से आप बाहर जा सकते हैं, आपका मन है जीने का अधिकार है तो आप कुछ से कुछ बोल देंगे, किसी को कुछ भी कर देंगे। क्या समाज में ऐसा है? अब आप मान के चलिए कहीं पूजा पाठ हो रहा है, अब जाकर के वहां अश्लील गाना बजा, समाज के हिसाब से भी चलना होगा, वैसा शिक्षा मिले, सांस्कृतिक शिक्षा भी मिले ताकि हम अपनी संस्कृति को, धर्म को बचाए रख सके। तो इसी सब शिक्षा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवतावादी कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं आमूलवादी, है ना। आमूलवादी सिद्धांत क्या होता है, आमूलवादी किसे कहते हैं, जरा इसको समझिएगा। कहता है कि इसे, सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसे रेडिकल विचारधारा के भी नाम से जाना जाता है। पूछेगा आमूलवादी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, या आमूलवादी सिद्धांत जाना जाता है रेडिकल विचारधारा। क्लियर है यहाँ पर। अब कहता है कि इसके अंतर्गत बाबू, इसके अंतर्गत निर्धनता की वजह से बंधन और सामाजिक और समानता की व्याख्या के लिए मार्क्स का सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। यानी इस सिद्धांत में जो गरीबी के कारण जो बंधे हुए लोग हैं उसको व्याख्यान किया गया है। और किसका सिद्धांत लेकर के, तो मार्क्स का सिद्धांत लेकर के। मार्क्स एक वैज्ञानिक था, इसी का सिद्धांत पे इस अमूलवादी को सिद्धांत दिया गया जिसमें जो गरीबी में बंधे हुए लोग हैं उनको बताया गया। क्लियर है यहाँ पर। चलिए और देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, व्यवहारवादी सिद्धांत। अब बताइए बिहेवियर, व्यवहारवादी क्या होता है। तो व्यवहार से ही पता चलता है कि सर व्यवहार में, व्यवहार भूगोल में हम लोग वह चीजों को जानेंगे जिसमें हम लोग व्यवहार करना सीखें। अब देखिए कहता है कि इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जाति, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के प्रारंभिक समय बोध पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कहता है कि इसमें प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी आपको जो अनुभव है वो डायरेक्ट बता रहे हैं। साथ साथ मानव जाति, प्रजाति, जितने भी मानव के जाति है, प्रजाति है, धर्म है इत्यादि पर जो सामाजिक संवर्ग है, अब इसका समाज अलग है, उसका समाज, हर धर्म हर जाति में अलग अलग तरह के आपको समुदाय देखने को मिल जाएंगे। क्या अब मुस्लिम बस्ती में चले जाइएगा तो आपको क्या हिंदू बस्ती की तरह समुदाय दिखेगा? नहीं दिखेगा, उसका रीति रिवाज अलग होता है। तो इन सभी चीजों पर जो है इनके प्रारंभिक यानी पहले के समय कैसा था उन पर विचार किया गया है। अब नोट में देखिएगा मानवतावादी, अमूलवादी तथा व्यवहारवादी तीनों अलग अलग विचारधारा है। ये जो विचारधारा है अभी जो हम पढ़ाए थे, पहला मानवतावादी, अमूलवादी और जो अभी पढ़ाए व्यवहारवादी, ये तीनों क्या है, अलग अलग विचारधाराएं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, समय अवधि और उसके उपागम।
अब समय अवधि क्या होता है? तो समय पीरियड यानी टाइम पीरियड। अब अगर आप लोग समय से पहले जाइएगा तो वहां कुछ और भी घटनाएं हुई थी। जैसे आप लोग देखिए, हम लोग के आजादी से पहले अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, लूटो पूरा यहाँ की जो जोग्राफिकल चीजें थी, भारत की जो संस्कृति थी उसको भी बर्बाद करके ही गया। साथ ही साथ यहाँ से पूरा लूट खसूट करके चला गया, हर चीज को बर्बाद चला गया, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का हनन करके चला गया। तो समय की अवधि समझेंगे और उसके उपागम समझेंगे, उपाय समझेंगे हम लोग क्या है। तो उपागम का अर्थ होता है विघटित होना या पहुंचना। क्या प्रारंभिक या आरंभिक उपनिवेश युग क्या कहलाता है? प्रारंभिक या आरंभिक उपनिवेश युग। उपनिवेश का मतलब पहले समझिए, ये जो लाइन में आपको उपनिवेश दिख रहा है इसका मतलब समझिए। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम, याद रखिएगा। और ये प्रायः देश के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत था वो अंग्रेज के उपनिवेश थे, हाँ या ना? अंग्रेजों के अधीन थे हमारा भारत। पूरे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई और धीरे 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 1857 आते आते पूरे भारत पर कब्जा फैल गया अंग्रेजों का। और फिर 1857 से वो अपना कहानी शुरू किया और अंत में 1947 में जाकर के हमें आजादी मिली है। तो हमारा देश देखिए 200 साल तक गुलाम रहा, किसका? अंग्रेजों का। तो उसी को कहते हैं उपनिवेश। तो पहला जो आरंभिक उपनिवेश युग था, इस युग में जो है अन्वेषण और विवरण पर बल दिया गया। यानी जो अंग्रेज थे, जब अंग्रेज निकलना शुरू हुए, दूसरी दुनिया के लोग निकलना शुरू हुए, तो उन्होंने खोजना शुरू किया था। आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में उसका वास्को डी गामा। अब उस वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में चला, समुद्री मार्गों से होते हुए भारत पहुंचा। अलग अलग तरह के, अब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1992 ईस्वी में अमेरिका का खोज कर दिया। तो जो आरंभिक युग है वो खोज युग कहलाता है। क्या युग कहलाता है? खोज। इस युग में अन्वेषण और विवरण पर बल दिया गया, खोज पर बल दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देख लेते हैं उत्तर उपनिवेश। अब देखिए उत्तर उपनिवेश, उत्तर का मतलब होता है कि उपनिवेश के बाद का, यानी गुलामी के बाद का। ठीक है। इस युग में प्रादेशिक विश्लेषण किया गया, अर्थात प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया। अब देखिए उत्तर उपनिवेश युग में क्या किया गया कि इस युग में जितने भी प्रादेशिक विश्लेषण है, यानी जो प्रदेश में जो भी चीजें हमारे पास संपदाएं हैं, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, उसका विश्लेषण किया गया धीरे धीरे लोगों के द्वारा, और फिर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। किसमें? उत्तर उपनिवेश के बाद। जबकि आरंभिक उपनिवेश में खोज हो रहा था। क्लियर है यहाँ तक? जब कोई चीज खोज होगा तो फिर उसका तो अध्ययन करना तय ही है। चलिए इसके बाद देखते हैं 1950 के दशक के अंत से, 1950 यानी हमारा भारत आजाद हो गया था। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक प्रमुख तीन विचारधारा का उदय हुआ। यानी इस 10 साल में तीन विचारधारा का उदय हुआ। एक तो मानवतावादी जो पहले पढ़ाए, और आमदवादी, और दूसरा था व्यवहारवादी। तो ये जो चीजें थी ये पढ़ाती हैं तीनों ऊपर में। अभी आमद या अमूल यहाँ पर होगा, हाँ अमूलवादी। ठीक है, अमूलवादी और व्यवहारवादी ये तीनों विचारधाराएं को बता दी है। क्लियर है? तो ये 1950 से 1960 के दशक में ये तीनों विचारधाराएं पनप हुई। चलिए यहाँ पर मौजूद है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 1950 का दशक। अब देखिए 1950 का दशक, अभी वहां पर देखिए बुक में होगा, है ना? 1950 का दशक, इस दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ। उत्तर आधुनिकवाद, आधुनिकवाद कहने का मतलब देखो मॉडर्नाइजिस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं मॉडर्न। अभी देखो हम लोग मॉडर्न समाज में आ गए, जबकि प्री समाज में जाइएगा, पहले के समाज में जाइएगा तो वहां पर आप लोग को अलग अलग तरह की वेशभूषाएं, खान पान देखने को मिलती थी। क्या वैसा अभी वेशभूषा खान पान है? हम लोग अभी मॉडर्न हो गए, कहते हैं मॉडर्न हो गए। पहले बैलगाड़ी था, अभी बैलगाड़ी से जाएंगे जी, मॉडर्न हो गए हैं। तो 1950 के दशक में भूगोल में जो है उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ। इससे पहले क्या थे हम लोग? आधुनिकवाद नहीं थे। उपागम का मतलब देखिए, उपागम का मतलब होता है, तुरंत बताओ अंदर में, उपागम का अर्थ होता है वह तरीका या वह दृष्टिकोण से है जिसके आधार पर किसी खास समाज की विवेचना की जाती है। भूगोल के दृष्टिकोण से जो उपागम का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कोई तरीका या कोई उद्देश्य जिसे किसी खास समाज की क्या की जाती हो, विवेचना की जाती हो। जैसे आप मान के चलिए शिक्षित वर्ग, अब शिक्षित वर्ग के लोग, यानी उसमें शिक्षा की गहनता होगी,
लोग ज्यादा शिक्षित होंगे तो उसकी विवेचना की जाएगी उपागम के माध्यम से। तो ज्योग्राफी में उपागम का माध्यम होता है वह दृष्टिकोण जिसका आधार पर किसी खास या मानव समाज की विवेचना की जाती है, और कुछ नहीं इसमें। आधुनिकवाद तो अभी तुरंत बात जो है सामाजिकरण और मानवीकरण प्रत्येक स्थानीय संदर्भ के समक्ष में जोड़ दिया जाता है। यानी आधुनिकवाद में क्या होता है कि समाजीकरण यानी समाज को भी लेकर के चलना, और मानवीकरण मानव के भी हितों को ध्यान में रख करके आधुनिक चीजों को डेवलप किया जाता है। अब जबकि प्री में अगर प्री समाज में चले जाइएगा, पहले के समाज में चलेगा, तो फिर जो चीजें जरूरी है उसी को देखना है। अभी आपके आधुनिक समाज में हर चीजों को ध्यान में रखा जाता है, हर चीजों को डेवलप करने से पहले ध्यान में रखा जाता है कि इसको अगर हम बनाएंगे तो इसका उपयोग क्या होगा, इसका हानियां क्या होगी। इसे ही कहते हैं हम लोग आधुनिकवाद, यानी समाज को भी देखना होगा और मानवीय चीजों को भी देख करके और सबके स्थानीय संदर्भ पर जोड़ देना। इसी को कहते हैं हम लोग आधुनिकवाद। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए, जैसे देख लीजिए आधुनिकवाद का नमूना यहाँ पर समझ में आ गया। पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, पहले लोग गुफाओं में रहा करते थे, समझ में आ गया। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। इससे पहले आप लोग को पार्ट 1 में बता दिए थे, पार्ट 2 में कंप्लीट है। और हम लोग